गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रिपरेशन तो आपकी अच्छी खासी चल रही होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर भी नहीं हुआ है, तो बहुत छोटा सा सिलेबस है, कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए इट्स बेटर कि जितना भी पढ़ाया गया है आपको वो ढंग से आप एक बार पढ़ लो, और पढ़ लो ऐसा कि मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपसे रह ना जाए, वो क्वेश्चन होना ही चाहिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में बात करी थी। उसमें सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो था इवेपोरेशन। इवेपोरेशन वाज ऑल अबाउट डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू सब्सटेंसेस ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वही सेपरेशन टेक्निक्स में ही एक दूसरा टॉपिक है, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर इस टर्म का मतलब आप समझ जाओ तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और सेंट्रीफ्यूगेशन से बस आपको समझना ये है कि कैसे घी को अलग करते हैं दूध में से या फिर छाछ में से। ठीक है, तो कैसे करते हैं, हम मथनी लेते हैं और मथनी से मथते हैं दूध को, और उससे होता क्या है, होता ये है कि बीच में जहाँ पे हमारे पास मथनी हम यूज़ कर रहे होंगे दूध के अंदर, उस मथनी के आसपास का जो दूध होगा या फिर क्रीम होगा वो उस मथनी से दूर जाता है और जो भी कंटेनर होता है कंटेनर के वॉल तक जाके पहुंच जाता है। तो सेंटर से दूर भागने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या डिफरेंस, इसका क्या फ़ायदा होता है, हम घी को अलग कर लेते हैं छाछ से या फिर मक्खन से भी अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कह रहा है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम ए मिक्सचर बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा मशीन हो जो सेंट्रीफ्यूगेशन करता हो। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब बीच के जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको बीच से दूर भेजता हो। दूर कहाँ भेजेगा, वॉल्स पे भेजेगा। जैसे मान लो मेरे पास में एक ये सर्कल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सर्कल के बीच वाले एरिया में मान लो यहाँ पे मैंने एक डंडा लगा दिया। ठीक है, और इसके पास में जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स दूर भागते हैं। कब, जब हम चर्निंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो चर्निंग प्रोसेस जब करते हैं तो सेंटर के पास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेंटर से दूर भागते हैं और बाउंड्री तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और किस तरह के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ किया जाता है, डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए। डेंसर पार्टिकल्स, लाइटर पार्टिकल्स, अब हम कैसे समझ जाएंगे, अब हम ऐसे समझेंगे कि हमने कुछ देर पहले या फिर पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने एक टर्म पढ़ा था, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन जिसका ज़्यादा होगा वो समझ लो उसके पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा भरे हुए होंगे उस सॉल्यूशन में, दैट मीन्स कि डेंसर पार्टिकल्स होंगे ऑब्वियसली। वहीं अगर बहुत हल्के से पार्टिकल्स हैं, बहुत थोड़े से पार्टिकल्स हैं, तो हम उनको क्या बोल देंगे, लाइटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो डेंसर सबस्टेंस और लाइटर सबस्टेंस को अगर हमें सेपरेट करना होता है तो सेंट्रीफ्यूगेशन टर्म हम यूज़ करते हैं। इसमें जनरली दोनों ही फ्लूइड्स ही होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ़ वी टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन की जगह पे हम मथनी भी ले लेते हैं, हिंदी में तो मथनी बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं उसको क्या बोलते होंगे। एंड स्पिन इट रैपिडली, द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज़ लेस डेंस देन मिल्क। ठीक है, तो क्रीम जो है वो बाउंड्री के पास पहुंच जाता है और मिल्क जो है बीच में ही रह जाता है। क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है, जो भी क्रीम हो गया या फिर घी हो गया, उसकी डेंसिटी कम होती है दूध के कंपैरिजन में। यही कारण है कि वो बड़े आसानी से साइड में चला जाता है। यहाँ तक कि मक्खन का भी यही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, तो एक तो ये चर्निंग मशीन हो गया, इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें आती हैं, पता नहीं मुझे तो अभी याद भी नहीं आ रहा नाम। घर में यूटेंसिल्स के लिए के तौर पे उसको यूज़ किया जाता है, किचन में उसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक, पता नहीं, मुझे अगर बाद में याद आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा।
वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, उसमें जो उसका टिप वाला पार्ट होता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, तो चर्निंग प्रोसेस बड़ा इजी कर देता है। अदरवाइज़ अगर हम हाथ से करते होते एक तो बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत वाली बात होती है, ठीक है। तो हमें मेहनत कम करना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज़ करी और तुरंत के तुरंत हमने चर्निंग प्रोसेस कम्प्लीट कर दिया बहुत ही थोड़े से टाइम में, तो हमारा टाइम बचाता है, हमारा मेहनत भी बचाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करते हैं। वो भी जो भी हो, वो मथनी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गया। सेंट्रीफ्यूगेशन किसके लिए होता है? डेंसर पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स से सेपरेट करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस है डीकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। इस केस में हमारे पास में एक स्पेशल इक्विपमेंट है और उस इक्विपमेंट का नाम है सेपरेटिंग फनल। डीकैंटेशन क्या होता है? डीकैंटेशन आपने पहले से पढ़ा होगा। डीकैंटेशन में ये होता है कि जब एक तरीके का सॉल्यूट में घुल जाता है, लेकिन सॉल्यूट सेटल डाउन कर जाता है, ठीक है। सॉल्यूट जब सेटल डाउन कर जाता है किसी तरीके के सॉल्यूशन में, तो हम डिकैंटेशन मेथड यूज़ करके थोड़ा सा बर्तन को टिल्ट करके दूसरे बर्तन में ऊपर का सारा सब्सटेंस डाल देते हैं और नीचे का जो भी बचा रह जाता है सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसको हम फर्दर किसी दूसरे मेथड से भी हम सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन डिकैंटेशन किसको बोलते हैं? थोड़ा सा हम टिल्ट करके या फिर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चीज़ें ऑलरेडी सेपरेट हो चुकी थी, दोनों तरह के पार्टिकल्स सेपरेट हो चुके थे, उसके बाद हम एक तरह के सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से एक सिंपल वे से सिंपली अगर हम उसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिकैंटेशन। डिकैंटेशन आपको ऑलरेडी आइडिया है इसका, लेकिन सेपरेटिंग फनल से कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कह रहा है दिस मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। डिकैंटेशन जो है, अगर हमें याद हो, आपको याद हो, तो डिकैंटेशन हम किसके लिए यूज़ करते थे? अगर हम बालू पानी में घोल दे रहे थे तो क्या होता था कि एक टाइम के बाद में बालू नीचे सेटल डाउन कर जाता था, फिर उस कंटेनर में जब बालू नीचे सेटल डाउन कर जाता था, ऊपर के लेयर में पूरा का पूरा पानी आ जाता था, तो टिल्ट करके दूसरे बर्तन में पानी ऊपर से डाल देते थे और तब तक धीरे धीरे करके पानी डालेंगे जब तक पूरा का पूरा ऑलमोस्ट सारा का सारा पानी दूसरे बर्तन में ना चला जाए। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि बालू जब तक उस पानी में नहीं आ रहा है तब तक हम जो है थोड़ा सा टिल्ट करके पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालने की कोशिश करते हैं। तो वो तो हो गया था डिकैंटेशन, एक नॉर्मल डिकैंटेशन। लेकिन अगर सेपरेटिंग फनल यूज़ कर रहे हैं डिकैंटेशन के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है कि इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, तभी हम डिकैंटेशन कर रहे हैं सेपरेटिंग फनल्स के थ्रू। इमिसिबल लिक्विड्स मतलब दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ में घुलती मिलती ना हो, ठीक है। लिक्विड्स सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा भारी होगा तो वो नीचे आके बैठ जाएगा, और जिस लिक्विड का डेंसिटी कम होगा वो लाइटर वेट होगा उसका, और वो ऊपर ही तैरता रहेगा, ठीक है। तो नीचे वाला लिक्विड ज़्यादा भारी होता है और ऊपर वाला लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी रिलेटिवली काफ़ी कम होती है। यही कारण है कि अगर पानी में अगर आपने पेट्रोल डाल दिया तो पेट्रोल ऊपर ही तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी बहुत कम होती है पानी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल, इट फॉर्म्स सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये वाला जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें क्लियरली ये चीज़ विजिबल है। तो वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक। आफ्टर द वाटर फ्लोज आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज्ड। तो क्या कह रहा है कि एक ऐसा बर्तन है, ठीक है, एक इस तरह का कंटेनर है, इस कंटेनर का ये नीचे नोज़ल लगा हुआ है, ठीक है। नोज़ल को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने से क्या होगा कि जो भी मैं फ्लूइड इस बर्तन में डालूंगा वो नीचे गिरेगा नहीं, उसका एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम नोज़ल को बंद करेंगे, ठीक है। नोज़ल बंद था, अब मैंने एक लिक्विड लिया था जिस लिक्विड में केरोसिन ऑयल और पानी दोनों ही मिला हुआ था। तो अब मैंने क्या किया कि इस केरोसिन ऑयल और पानी का जो मिक्सचर था उसको इस कंटेनर में मैंने डाल दिया, इस सेपरेटिंग फनल में डाल दिया। कुछ देर के बाद क्या होगा कि ऊपर वाला जो लेयर होगा, ऊपर वाले लेयर में केरोसिन आके इकट्ठा हो जाएगा और नीचे वाले लेयर में सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाएगा। अब मैं ये वाला जो नोज़ल था या फिर स्टॉप कॉक था, क्लॉक नहीं होता, कॉक होता है, ठीक है।
तो स्टॉप क्लॉक नहीं होता, स्टॉप कॉक होता है, क्योंकि ये रबर का कॉक जैसे स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, इसलिए इसको स्टॉप कॉक बोलते हैं। अब इसको मैं इस नोज़ल को थोड़ा सा ढीला कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। अब क्या होगा, इसमें एक एक बूंद करके पानी नीचे गिरेगा। उसके बाद जब ये लास्ट जो ऊपर वाला ये जो लेयर यहाँ पे ऊपर बना हुआ है, ये लेयर ऑब्वियसली थोड़ा सा नीचे जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब पानी यहाँ तक पहुँच चुका होगा और इसके जस्ट ऊपर केरोसिन होगा, तो उस केस में नोज़ल को थोड़ा सा हम टाइट कर देते हैं और बस इतना ही उसमें से, उस नोज़ल में से पानी गिरता है जितना मतलब ड्रॉप वाइज ही जो है उसमें से फ्लूइड नीचे गिरता है। अब हम ऊपर देखते रहते हैं कि वाटर का आखिरी जो वाटर का जो लेयर था उसका आखिरी बूंद जैसे ही नीचे गिरेगा, उसके बाद मैं नोज़ल को बंद कर दूंगा। जैसे ही नोज़ल को बंद कर दूंगा, केरोसिन इस फनल में ट्रैप हो गया और नीचे पानी इकट्ठा हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने केरोसिन ऑयल को वाटर से सेपरेट कर दिया। क्यों सेपरेट कर दिया? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ये थी कि ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे थे, दोनों ही इमिसिबल थे। और कौन सा सेटअप यूज़ किया था हमने? सेटअप का नाम था सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। इसका पिक्चर आपको अगर आपसे बनता है तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आपसे ये डेफिनेशन पूछा और साथ में आपने ये पिक्चर बना दिया तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। ठीक है, तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।